हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 का चैप्टर नंबर 16 साइंस का मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल इन शॉर्ट क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को स्किप करके मत देखना, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द नेचर लाइक एयर, वाटर, सनलाइट, सोइल, मिनरल्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। तो कुछ ऐसे मिनरल्स जो हमें नेचर से प्रोवाइडेड होते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर प्रोवाइड करता है, वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, सनलाइट, सोइल, मिनरल, दीज ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ टू मेन टाइप, ये हमारे दो तरह के होते हैं। दे आर रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे दो तरह के होते हैं, एक रेन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, दूसरे नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। चलिए इनके बारे में और फर्दर पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं रेन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। रेन्यूएबल रिसोर्सेज रीन्यूएबल, एज अ नेम सजेस्टेड, री मतलब दोबारा, न्यूएबल मतलब नए हो जाना, मतलब दोबारा से रिप्लेनिश्ड हो जाना, वो हमारे रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल which the resources which can be replenished in a short period of time are called renewable natural resources. For example air, water, sunlight, forest etc. मतलब एक बार ख़त्म हो जाने के बाद दोबारा से वापसी आ जाते हैं, वो हमारे रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। और जो दोबारा से ख़त्म होने के बाद वापसी नहीं हो पाते हैं या बहुत टाइम लगता है उन्हें वापसी होने में, वो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मेटल एक्सेट्रा, ये हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। आगे देखते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ओशंस है, माउंटेन्स हो गए, सॉइल हो गई, वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गए, ये सारे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है। अब द थ्री आर्स टू सेव द इन्वायरमेंट। अब कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म कर देती है, नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा हार्म कर देती हैं। तो कुछ ऐसी टेक्निक्स बनाई गई हैं जिससे कि हम इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं। जैसे कि हमारी एक 3R टेक्निक होती है। ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या है कि 3R, द 3R टू सेव द इन्वायरमेंट आर रिड्यूस, कम से कम यूज़ करना, उसे रिसाइकल करना, एंड रीयूज़, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, ये हमारे 3Rs होते हैं टू सेव द इन्वायरमेंट। रिड्यूस पढ़ लेते हैं, मतलब कम से कम यूज़ करना, मीन यूजिंग लेस नेचुरल रिसोर्सेज एंड अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को कम से कम यूज़ करना और उनका वेस्ट ना करना उन्हें, वो हमारा रिड्यूस होता है। ठीक है। अब रिसाइकलिंग में क्या आता है कि मीन्स द मिनरल्स लाइक पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल्स एक्सेट्रा आर यूज फॉर थिंग्स अगेन एंड यूज फॉर मेकिंग न्यू थिंग्स। मतलब इन्हें हम दोबारा से बार बार यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे रिसाइकलिंग प्रोसेस होती है। अब रीयूज़ में क्या आता है, मीन्स बीइंग यूजिंग दिस थिंग अगेन एंड अगेन, लाइक प्लास्टिक बॉटल्स विच वी हैव बाय जेम्स, पिकल्स एक्सेट्रा, टू यूज़ दैम स्टोरिंग थिंग्स इन द किचन। मतलब रीयूज़ का कहने का मतलब क्या है कि किसी भी रिसोर्स को बार बार यूज़ करना, वो हमारी रीयूज़ आता है। फॉर एग्जांपल हम प्लास्टिक बोतल पानी की खरीदते हैं, ठीक है, फर्दर हम उसमें तेल करके रख देते हैं या कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं उसे, वो हमारा रीयूज़ होता है। ठीक है। तो आपको ये 3 Rs आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो फर्दर आगे पढ़ते हैं इसके बारे में क्या दिया है। जैसे कि रिसाइकलिंग पेपर आर्टिकल दिए हैं हमारे। ठीक है। पेपर से हमारा किताबें बनती हैं, बॉक्स वगैरह बनते हैं, अंडे जिसमें रखते हैं उसकी क्रेट बनती है, ये अलग अलग इसके यूजेस होते हैं। अब नीड फॉर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब हमें नीड क्यों पड़ी है, ज़रूरत क्यों पड़ी है नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए। ठीक है। पढ़ते हैं इसके बारे में। ऑल द थिंग्स वी यूज़ एंड कंज्यूम आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। जो भी चीज़ हम यूज़ करते हो वो हमें नेचर से मिली होती है। ड्यू टू द इंक्रीज इन पॉपुलेशन के इंक्रीज होने में, द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, द डिमांड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर इंक्रीजिंग एंड देयर एबिलिटी इज़ लिमिटेड। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है, तो इससे क्या हो रहा है कि रिसोर्सेज की कमी होती जा रही है। अब नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं। एक मिनट गाइस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो कहाँ थे हम कि नीड फॉर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ इस टॉपिक पे थे हम। जैसे कि हमें पता है कि हमारी पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन दिन पे दिन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं और वो बहुत टाइम लगेगा उन्हें दोबारा से रिप्लेस होने के लिए। तो उन्हें हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं कि अपनी फर्दर जनरेशन को हम प्रोवाइड कर सकें, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो हमारा मैनेजमेंट की प्रोसेस से होता है। ठीक है। अब प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम और नेचुरल रिसोर्सेज कंसिस्ट ऑफ, एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम हमारा किस चीज़ से बना होता है, देख लेते हैं इसे।
जुडिशियल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, मतलब कम से कम यूज़ करना, मतलब एक कानूनी तौर पर नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना जुडिशियल वे में, और वेस्ट ना करना नेचुरल रिसोर्सेज को। ठीक है, दूसरा पढ़ लेते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर द यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू सो दैट इट नॉट लास्ट फॉर द प्रेजेंट बट ऑल्सो फॉर द फ्यूचर। मतलब इस तरीके से यूज़ करना है कि हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को भी ये नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा सकें। आगे देखते हैं। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज शुड नॉट बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द फ्यू पीपल बट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। मतलब हमें ये सोचकर नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए कि केवल हम ही नहीं हैं जो नेचुरल रिसोर्स को यूज़ कर सकें, बल्कि जितने भी लोग हैं, मतलब जितने भी पॉपुलेशन है, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। मतलब इस वे में हमें यूज़ करना चाहिए। आगे देख लेते हैं। While extracting the and using natural resources, we should also plan for the safe disposal of waste so that no damage is caused to the environment। मतलब जब हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं तो इस वे में यूज़ करना है कि उससे प्रोड्यूस होने वाले वेस्ट को हम डिकम्पोज कर सकें। ठीक है, जिससे हम इन्वायरमेंट को कम से कम हार्म पहुंचा सकें। आगे देखते हैं इसके बारे में। अब हमारा इसमें क्या जाता है, फॉरेस्ट आ जाते हैं। फॉरेस्ट हमारे एक नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस। तो हम कहाँ थे, हम फॉरेस्ट पे थे। फॉरेस्ट हमारा एक नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेस्ट होता क्या है, फॉरेस्ट एक डोमिनेटेड एरिया होता है बाय द ट्रीज़। उसमें बहुत सारा हैबिटाट होता है हमारे एनिमल्स के लिए। ये हमें वेरियस प्रोडक्ट प्रोवाइड कराता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की फॉरेस्ट की बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या होती हैं। फॉरेस्ट हेल्प्स टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी, इससे बायोडाइवर्सिटी को हम प्रिजर्व कर सकते हैं। फॉरेस्ट आर नेचुरल हैबिटाट फॉर एनिमल्स एंड प्लांट के लिए घर होता है, जैसे कि हम बता चुके हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड टिम्बर, वुड, फ्यूल, मेडिसिन, फोडर वगैरह प्रोवाइड करते हैं। एंड मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंसेस प्रोवाइड करते हैं। एंड हेल्प्स टू कंट्रोल क्लाइमेट एंड रेनफॉल कंट्रोल। अ फॉरेस्ट हेल्प्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड कंट्रोल फ्लड। मतलब ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है और आने वाली फ्लड को भी प्रिवेंट करता है। ठीक है, अ फॉरेस्ट हेल्प टू मेंटेन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस इन नेचर। मतलब ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना के रखता है इन्वायरमेंट में। तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंस होते हैं फॉरेस्ट के। आगे देखें। स्टेक होल्डर ऑफ फॉरेस्ट, मतलब स्टेक होल्डर्स ऑफ फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट पे जो अधिकार जताते हैं, मतलब फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होने वाले जो पीपल्स होते हैं उन्हें हम स्टेक होल्डर कहते हैं। अब पीपल एसोसिएटेड विद द फॉरेस्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो पीपल्स होते हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं। वो कैसे कौन कौन होते हैं और किस किस तरीके से वो डिपेंडेंट होते हैं फॉरेस्ट पे। पीपल लिविंग इन एंड अराउंड फॉरेस्ट डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर लिवलीहुड। जो लोग जंगल में रहते हैं या उसके आसपास रहते हैं वो अपने जीवन के लिए पूरे फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं। वो उसी के प्रोडक्ट बेचते हैं, खाते हैं, वो अपनी लाइफ पूरी वहीं पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट हु वांट रॉ मटेरियल। अब इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए होता है उनके प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं हमारे किस पे, फॉरेस्ट पे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट हु ओन द फॉरेस्ट एंड कंट्रोल द रिसोर्सेज फ्रॉम द फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट की डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का, उस पर गवर्नमेंट अपने रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड कराती है, फॉलो कराती है। ठीक है, टूरिज़्म वगैरह होता है जिसकी वजह से जीएसटी वगैरह में इंक्रीजमेंट आता है, तो गवर्नमेंट को यहाँ से फ़ायदा होता है। तो ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं। अब नेचर एंड वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन हु वांट टू कंजर्व एंड प्रिजर्व फॉरेस्ट। नेचर एंड वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को प्रेजेंट करती हैं। ये हमारे स्टेक होल्डर होते हैं फॉरेस्ट के। आगे देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट को हम क्यों कंजर्व कर रहे हैं। फॉरेस्ट कैन बी कंजर्व बाय, फॉरेस्ट को मतलब सारी चीज़ें फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है, तो इसे कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है तो जो डिपेंडेंसी होती है फॉरेस्ट पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है। तो उसको किस वे में हम कंट्रोल कर सकते हैं उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एफॉरेस्टेशन। ठीक है, एफॉरेस्टेशन मतलब प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज लगा के, प्रिवेंटिंग रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन को कम करके, प्रिवेंटिंग ओवरग्रेजिंग को कम करके, बाय सेटिंग अप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड स्पेस रिजर्व ये सेटअप करके, एंड अंडरटेकिंग सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स लाइक वान महोत्सव, चिपकू मूवमेंट ऑफ प्लांटिंग एंड प्रोटेक्टिंग ट्रीज फ्रॉम लार्ज स्केल। मतलब ये सारे वे से हम फॉरेस्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर जो पीपल्स हैं वो हमारे पेड़ लगाते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ चिपकी मूवमेंट दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, यहाँ डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो इसे
कम से कम करके, ठीक है। यहाँ प्लांट्स नए उगाए जा रहे हैं, यहाँ चिपकू मूवमेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये सारे कुछ कंजर्वेशन मेथड्स हो जाते हैं फॉर द प्रिवेंटिंग ऑफ फॉरेस्ट। आगे देखते हैं इसके बारे में। अब वाइल्ड लाइफ क्या होती है? वाइल्ड लाइफ एक मतलब क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी, जिसमें कि वेरियस टाइप ऑफ लिविंग नॉन लिविंग थिंग एक साथ रहते हैं, वो हमारी वाइल्ड लाइफ होती है। ये फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होती है। अब इंपॉर्टेंस क्या होती है वाइल्ड लाइफ की? वाइल्ड लाइफ एक तो पहले वो बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करती है, ठीक है। दूसरा क्या है, इट हेल्प्स टू मेंटेन फूड चेन एंड फूड वेब को बैलेंस करके रखती है। और क्या होता है कि हम वाइल्ड लाइफ से बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि फूड मिलता है हमें, मेडिसिन मिलती है, लेदर मिलता है, बोन्स, हनी, लैग, ये सारे प्रोडक्ट हमें वाइल्ड लाइफ से मिलते हैं। तो इसे कंजर्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सारे इसके इंपॉर्टेंस होते हैं वाइल्ड लाइफ के। अब हम वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व कर सकते हैं? जैसे जैसे नीड हमारी इंक्रीज होती जा रही है, तो वाइल्ड लाइफ का डिप्लेशन होता जा रहा है, तो उसे हम कंजर्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कि हम कैसे कर सकते हैं उसे? नेचुरल हैबिटाट ऑफ एनिमल्स को प्रिजर्व करके, मतलब फॉरेस्ट वगैरह को डिफोरेस्टेशन ना करके। प्रोचिंग ऑफ एनिमल्स, मतलब कि जो कुछ हंटर्स होते हैं जो कि जानवरों को मारते हैं, जिसकी वजह से हमारा फूड चेन में डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसे लीगली बैन कर सके हम वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व कर सकते हैं। प्रोटेक्टिंग इंडेंजर्ड स्पीसीज़ होती हैं, उसे प्रिजर्व करके, जैसे कि नेशनल फॉरेस्ट, नेशनल पार्क्स में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में उन स्पीसीज़ को भेज सकते हैं, ठीक है। सेटिंग अप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ये सारे हम वे से हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ को हम प्रिजर्व कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ देख सकते हो नेशनल पार्क्स है, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, वर्ल्ड यहाँ बहुत सारे आप बर्ड्स देख सकती हो। ये बर्ड सेंचुरीज़ होती हैं हमारी कुछ, जिसमें बर्ड्स को रखा जाता है केवल। अब वाटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। वाटर भी एक टाइप का नेचुरल रिसोर्सेज है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पानी के बारे में आप सभी तो जानते हैं, पानी के यूजेस भी आप जानते होंगे। डोमेस्टिकल, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, सब जगह हमारा वाटर का यूज़ होता है, ठीक है। नहाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, हर चीज़ के लिए पानी का यूज़ होता है। अब पढ़ते हैं डैम्स के बारे में। डैम्स क्या होता है? डैम्स एक मेजर प्रोजेक्ट होता है, जिसमें क्या होता है कि लार्ज एरिया ऑफ लैंड को, मतलब क्या होता है कि एक लार्ज एरिया, ये बहुत सारे पेड़ एक जगह से काटे जाएंगे, जिसमें से कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। फिर इसमें खड्डे खोद दिए जाएंगे बहुत गहरे गहरे, और इसमें रेन वाटर को स्टोर किया जाएगा फर्दर प्रोसेस के लिए। ये हमारा डैम होता है, ठीक है, जिसमें कि नेचुरल रिजर्व, इसे एक आर्टिफिशियल रिजर्वायर ऑफ वाटर भी कह सकते हैं हम, जो कि लार्ज स्केल पे वाटर को रिजर्व करके रखता है। इसके एडवांटेज क्या हैं? हम खेतों को पानी लगा सकते हैं, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, है ना, सप्लाइंग वाटर टू टाउन्स एंड सिटीज़, टू कंट्रोल फ्लड, ये सारे हमारे एडवांटेज हो जाते हैं डैम्स के। अब डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं इसके क्या है। एक तो पहला क्या है कि सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, लोगों के घर छीने जाते हैं, लोगों की डेथ होती है इनसे, ठीक है। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम क्या होती हैं कि एक्सपेंसिव लॉस ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक मनी को लूज़ होता है, एग्रीकल्चर का लॉस होता है, वाइल्ड लाइफ का लॉस होता है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, डिफॉरेस्टेशन होता है, वो बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब हो जाती है, फूड चेन में डिस्टर्ब आ जाता है, इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसके डिसएडवांटेज भी बहुत सारे होते हैं। आगे पढ़ते हैं। जैसे कि आप यहाँ डैम्स देख सकते हैं, ये लार्ज एरिया है डैम्स का, ये फाटक बना दिए गए हैं इसके, जिसके फ्लो वाटर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, और डिज़ायर रेट से हम फ्लो कर सकते हैं वाटर को। आगे देखते हैं, ये डैम्स हैं सारे। अब कुछ वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स होती हैं, जिससे कि हम वाटर को क्या बचा सकते हैं फॉर द फर्दर यूज़ के लिए। जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है। रेन हमें पता है कि एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है, तो इसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं हम फॉर द फर्दर यूज़ के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम इसे कैसे कर सकते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है क्या है? हार्वेस्टिंग मतलब इट इज़ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर द फ्यूचर यूज़, मतलब पानी को कलेक्ट करके रख रहे हैं हम फॉर द फ्यूचर यूज़ के लिए, वो हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है। अब कुछ मेथड्स होते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग बेसिकली, जैसे कि खड्डे खोद देना, तालाब बना देना, ये इस तरीके से हम पानी को, या लेक्स बना देना, ये सारे तरीके होते हैं हम पानी को प्रिजर्व करके रख सकते हैं फॉर द फ्यूचर यूज़, ठीक है। दूसरा क्या होता है? स्मॉल बिल्डिंग्स, अर्थन डैम्स और कंक्रीट क्रैक डैम्स। अब कुछ बिल्डिंग्स में क्या होता है कि डैम्स, अंडरग्राउंड डैम्स वगैरह बना दिए जाते हैं, चैनल्स बना दिए जाते हैं, जिसमें कि रेन वाटर जितना भी बिल्डिंग पे गिरता है वो सारा उसमें कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन डाइक्स, रिजर्वेयर को कंस्ट्रक्शंस, अब कंस्ट्रक्शन रूफ टॉप कलेक्टिंग यूनिट्स इन हाउसेज, ये सारे मेथड होते हैं हमारे, जिससे हम वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसके एडवांटेज हो, अंडरग्राउंड वाटर के क्या क्या एडवांटेज होते हैं कि इट डज़ नॉट इवापोरेट ईजिली।
अगर हम अंडरग्राउंड में यूज़ कर रहे हैं तो उसके क्या क्या एडवांटेज होंगे। पहला, एक आसानी से इवापोरेट नहीं होता, मतलब इसकी आसानी से भाप नहीं बनती है। तो भाप नहीं बनेगी तो पानी का लॉस कम से कम होगा। स्प्रेड आउट एंड रिचार्ज वेल्स, वेल्स में भी मतलब कुएं में जो पानी सूख जाता है वो वापस आ जाता है ग्राउंड वाटर से, ठीक है। इट प्रोवाइड मॉइस्चर फॉर द इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स, हम खेतों को पानी भी लगा सकते हैं इससे अंडरग्राउंड के। इसका पोल्यूशन कम होता है, मतलब इसे इजीली पोल्यूट नहीं कर सकते कोई भी। इट डज़ नॉट प्रोवाइड ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द मॉस्किटोज एंड हाउस फ्लाई, मतलब मक्खियाँ, मधुमक्खियाँ और ये सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं फैल सकती हैं। ये अंडरग्राउंड वाटर की एडवांटेजेस होती हैं। अब डिफरेंट मेथड्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग होता है, जैसे ये खड्डे खोद दिए, तालाब बना दिए, लेक्स बना दिए, पॉन्ड्स बना दिए, ये सारे वे से हम नदियाँ नाले बना दिए, सारे वे से हम वाटर को प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर यूज़ के लिए। अब कुछ रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है, मतलब पानी को बचा देना, बारिश के पानी को बचाना फॉर द फ्यूचर यूज़ के लिए, वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये घर है, ये घर एक स्लोप में है, तो जो जो पानी यहाँ से निकलेगा वो इस नाले में होगा, और ये जो नाला टाइप का बना रखा है ये सीधा ग्राउंड से कनेक्ट होगा, जो कि जहाँ पानी हमारा ओवरफ्लो जो वाटर होगा वो क्या होगा, स्टोर होता रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें, जैसे कि यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ घर दिया है, अब यहाँ से दोनों दोनों तरफ से पानी आ रहा है, पानी इस खड्डे में कलेक्ट हो रहा है फॉर द फ्यूचर यूज़ के लिए, और जो ओवरफ्लो होगा वो खेतों वेतों में चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम पानी को स्टोर कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर यूज़ के लिए। अब आगे देखते हैं, कोल एंड पेट्रोलिंग के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमारे एक फॉसल फ्यूल होते हैं, ये हमारे नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जो कि लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, और ये बहुत टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं टू द रिप्लेनिश्ड अगेन होता है, ठीक है। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम आर द फॉसल फ्यूल फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन और डेट एनिमल्स एंड प्लांट्स इनसाइड द अर्थ इवन आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर, मतलब जो पेड़ पौधे मर जाते हैं वो क्या होता है, उनका डिकम्पोजिशन होता है, वो लेयर ऑफ सॉइल उनके ऊपर आके जम जाती है, तो मिलियंस ऑफ ईयर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल एंड पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। पेट्रोलियम के बारे में पढ़ते हैं। पेट्रोलियम रिजर्व में लास्ट फॉर द 40 ईयर्स एंड कोल रिजर्व में लास्ट फॉर द 200 ईयर्स, मतलब इस टाइम हमारे पास इतना पेट्रोल है कि हम अगले 40 साल तक हम अपने पेट्रोल पर डिपेंडेंट हो सकते हैं, ठीक है। और 40 साल के बाद हमें पेट्रोल के अलावा दूसरे फ्यूल को देखना पड़ेगा, तो ये हमें एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यहाँ पे पता चल जाता है कि पेट्रोलियम हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। आगे देखते हैं, जो कोल है हमारा वो हमारे पास इतना रिजर्व है कि वो हम 200 साल तक खर्च कर सकते हैं, इसके बाद इसे भी कोल को भी ख़त्म एग्जॉस्ट हो जाएगा, और इसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा कि हम कोल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं, कोल एंड पेट्रोलियम कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र होता है। इनके अंदर, कोल के अंदर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, सल्फ़र की अमाउंट पाई जाती है। वैन दे बर्न, जब इन्हें जलाया जाता है, दे रिलीज CO2 रिलीज़ करते हैं, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फ़र रिलीज़ होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ ग्रीन हाउस गैसेज होती है, जिसकी वजह से हमें ग्लोबल वार्मिंग होती है, जैसे कि हम पुरानी वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फ़र जब एक साथ मिलती हैं तो यह क्या करती हैं कि विद मॉइस्चर इन एयर एंड प्रोड्यूसेस एसिड रेन, तो जो हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड जब बनता है तो नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो सल्फ़र होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, दोनों फर्दर मिलकर हमारी एसिड रेन करते हैं, जो कि हमारी एक बहुत ज़्यादा हार्मफुल रेन मानी जाती है। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये पॉल्यूशन हो रहा है, तो इसमें से CO2 रिलीज़ होगी, नाइट्रोजन, सल्फ़र वगैरह रिलीज़ होगी, तो फर्दर एटमॉस्फेयर मॉइस्चर से मिल के हमारा एसिड रेन की फॉर्म में हमें वापस आएगी, ठीक है। एसिड रेन फॉर्मेशन, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, जैसे कि ये सल्फ़र है, ठीक है, ये सल्फ़र हो गया हमारा, ये नाइट्रोजन, नाइट्रिक एसिड हो गया, ठीक है। जब ये दोनों फर्द एक साथ मिलेंगे तो हमारी एसिड रेन होगी, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, ये कोरोजन वगैरह कर देती है, हमारे लैंड की एसिडिटी को इंक्रीज़ कर देती है, बिल्डिंग्स को कोरोड कर देती है, तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाती है एसिड रेन हमारे लिए, तो ये सारा कारण होता है हमारा पोल्यूशन। आगे देखते हैं इसके बारे में, और जैसे कि आप देख सकते हो कि जो हमारे एसिड रेन की वजह से दिल्ली, आगरा में जो हमारा ताजमहल है, उसकी जो जो वाइटनेस थी वो भी कम, दिन पे दिन कम होती जा रही है ड्यू टू द एक्शन ऑफ एसिड रेन, वो कोरोड हो चुकी हैं उसकी वॉल्स, ये सारा एसिड रेन की वजह से हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस, राइज इन सी लेवल, ये सारे कारण होते हैं हमारे, ठीक है। तो
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारा चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ ख़त्म हो जाता है। ये नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपकी फर्दर स्टडीज़ के लिए एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी नोट्स से आएंगे, तो आप इन नोट्स से अपने सेल्फ नोट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और आपका एक सब्सक्राइब और लाइक किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। तो बिना घबराए दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।